नमस्कार साथियों, मैं अतुल परमार आज आपके साथ बात करूंगा वायुदाब एवं वायुदाब पेटियों के बारे में। वायुदाब, वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण होती है। वायु का अपना स्वयं का भार होता है, इस कारण वायु धरातल पर अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक हैं। पहला है तापमान, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है जल वाष्प। आइए पहले बात करते हैं तापमान के बारे में। तापमान बढ़ने पर वायु में मौजूद वायु के अणु एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, अतः दबाव कम हो जाता है। जबकि तापमान कम होने से अणु संपीड़ित होते हैं, अर्थात एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे दबाव बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी तापमान बढ़ेगा तो दबाव कम होगा और दबाव बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो दबाव बढ़ेगा। दूसरा है ऊंचाई। धरातल के समीप गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु सघन पाई जाती है। वायु में मौजूद अणु गुरुत्वाकर्षण के कारण संपीड़ित हो जाते हैं, अतः धरातल के समीप वायुदाब उच्च पाया जाता है। जबकि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी कम होने लगता है और वायु में मौजूद अणु एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ऊंचाई पर वायु विरल हो जाती है और विरलता के कारण वायु दाब कम पाया जाता है। तीसरा है जल वाष्प। आर्द्रता के बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। चूंकि जल वाष्प शुष्क वायु की तुलना में कम घनी होती है और यदि दोनों का तापमान समान होता है तो जलवाष्प के अलावा हवा का समग्र घनत्व कम हो जाता है, जिससे हवा का दबाव कम हो जाता है। अर्थात आर्द्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वायुदाब कम होता चला जाएगा। पवन क्या है? व्हाट इज विंड? हवा का क्षैतिज हवा का धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन ही पवन कहलाता है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवन चलती है। उच्च दबाव से पवन न्यून दबाव क्षेत्रों की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होने के कारण ही पवनें चला करती हैं। सूर्यातप ही अधिकांश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पवन की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आइए अब हम बात जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की दाब पेटियों और विंड पैटर्न किस प्रकार से बनते हैं और कैसे कार्य करते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की संकल्पना को समझने के लिए हम 2 एज्यूम्शंस लेते हैं। पहला, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं है, अर्थात वह सीधी है। दूसरा, पृथ्वी पर स्थल व जल के प्रभाव का वितरण जो है वह समान है। भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण तक विस्तृत है। यह भूमध्य रेखीय पट्टी वाला प्रदेश सूरज की सीधी किरणें प्राप्त करता है। किरणें सीधी पड़ने के कारण यह जल्दी गर्म हो जाता है और इस धरातलीय प्रदेश के संपर्क में आने वाली पवन भी गर्म हो जाती है। गर्म होकर पवन ऊपर उठने लगती है, अतः धरातल पर तापमान बढ़ने से वायु में विरलता आती है और दबाव कम हो जाता है।
भूमध्य रेखा के सहारे संपूर्ण पृथ्वी पर कम दबाव की स्थिति बन जाती है। इसे ही भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी कहा जाता है। वायु गर्म होकर क्षोभमंडल में ऊपर उठती है। ऊपर उठते हुए यह लगातार ठंडी होती जाती है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर और क्षोभ सीमा द्वारा यह अवरोधित हो जाती है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर यह पर्याप्त ठंडी हो जाती है और ऊपर उठना बंद कर देती है। परिणाम स्वरूप यह उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होने लगती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होते हुए यह सघन और भारी व ठंडी वायु निर्धारित दूरी के बाद धरातल की ओर बैठने लगती है। 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर यह सघन ठंडी वायु नीचे उतरती है। यह नीचे उतरते हुए लगातार ठंडी होती जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल पर उच्च दबाव का क्षेत्र बनाती है। यह 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों वाला प्रदेश उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहलाता है, क्योंकि यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेश से दूर जबकि ठीक उसी समय यह उसके सीमा क्षेत्र से भी लगा हुआ है। भूमध्य रेखीय प्रदेश के सहारे पवन गर्म होकर ऊपर उठती है और उत्तर तथा दक्षिण की ओर गति करते हुए ठंडी होकर क्रमशः 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर उतरती है और पुनः धरातल पर उत्तर एवं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार एक संवहनीय धाराओं का क्रम बनता है। भूमध्य रेखा के सहारे पवन अत्यंत मंद गति से धीरे धीरे ऊपर उठती है। ऊपर उठते समय यह अत्यंत ही शांत मौसम बनाती है। परिणाम स्वरूप यह शांत पेटी या डोल ड्रम्स भी कहलाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर जहां वायु के अवरोहण के कारण धरातल पर उच्च दबाव बनता है, उच्च दबाव के कारण वायु न्यून वायुदाब क्षेत्र अर्थात भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने की दिशा सीधी नहीं रह पाती। कॉरियोलिस बल के कारण एवं फेरल नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप ठंडी हवा उतरती है। यह प्रदेश ध्रुवीय उच्च दाब पेटी प्रदेश कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पर पवन का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस होता है और पवन ऊपर की ओर उठती है। यह प्रदेश जहां पर पवन अभिसरण के कारण ऊपर उठती है उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी कहलाती है, यानी सब पोलर लो प्रेशर जोन। हम देखते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेशों यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों पर तापमान वृद्धि के कारण वायु ऊपर उठती है, जबकि उपध्रुवीय 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पर वायु के अभिसरण के कारण पवन ऊपर उठती है। 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के ऊपर उठने वाली पवन भी ऊपर उठकर ठंडी होती है तथा उत्तर एवं दक्षिण की ओर गति कर नीचे उतरती है। यह प्रक्रिया जो उत्तरी गोलार्ध में हो रही है, ठीक वैसी ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा के सहारे धरातल पर पवनें उच्च दाब क्षेत्रों से न्यून दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से पवनें विषुवत न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। पवनों का इस प्रकार से मुड़ना कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है।
यही घटना 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य भी होती है और 60 डिग्री से ध्रुवों के मध्य भी होती है। 0 डिग्री अक्षांश से हवा का ऊपर उठना और 30 डिग्री अक्षांशों पर नीचे बैठना एक क्रम से चलता रहता है। यह क्रम हेडले कोशिका या हेडले सेल कहलाता है। इसी प्रकार 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पवनों के क्रमशः अवरोहण तथा आरोहण से जो क्रम बनता है वह फेरल कोशिका या फेरल सेल कहलाता है। इसी प्रकार 60 डिग्री से ध्रुवों के मध्य का क्रम ध्रुवीय कोशिका कहलाता है।